हाय स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं कि जो एक क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है, ये जो एनसीईआरटी क्लास है उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपको पता है। और जो आरबीएससी क्लास है उसकी थ्योरम है। देखो आरबीएससी में थ्योरम चलती है, एक 2.4 थ्योरम है, 2.5 है और 2.6 है। तीनों थ्योरम एक जैसी है। इसमें तो क्या होगा, इसमें √2 है, इसमें √3 है और इसमें √5 है। यदि एक थ्योरम बता दे तो आप बाकी थ्योरम कर सकते हो। ओनली डिफरेंस होगा तो ओनली सिर्फ 1 डिजिट का है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। आप समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन क्या है, मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं कि सिद्ध कीजिए कि, देखो मैं इसको हिंदी और इंग्लिश में दोनों बता दूंगा मैं आपको, ठीक है। सिद्ध कीजिए कि √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। ये अपने को प्रूव करना है। क्या सिद्ध करना है कि √5 अपरिमेय संख्या है। तो अच्छे से देखना, यदि आपके पास √2 आ जाए यानी √2 आ जाए तो आप कर लोगे। यदि मैं √5 बता दूंगा तो बिल्कुल सेम, बस 5 की जगह आप 3 रख लेना, 3 की जगह 2 रख लेना। ये डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, अच्छे से आप कर लोगे। और इसको मैं बिल्कुल अच्छे समझाऊंगा। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो मैं डिटेल से बताऊंगा अपरिमेय क्या होती है। तो अपरिमेय की अभी तक हम पढ़ते आए हैं, ठीक है। अभी तक हमें को सिर्फ एक बात मालूम है, क्योंकि इरेशनल नंबर की बात कर रहा हूं, ठीक है। आपसे पूछा जाए, इसे उल्टा पूछा जाए कि रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है आपसे पूछा जाए, ठीक है, या पूछा जाए परिमेय संख्या क्या होती है, तो हम ये बोलते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म P/Q, लेकिन वहां पे इस Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो बोले कि यदि Q का मान 0 आएगा तो क्या होगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो अभी तक अपने को सिर्फ एक ही बात मालूम थी कि अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसके बटे में 0 हो, जैसे 5/0, 7/0, 10/0, ये सभी क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या होती है। ये बात समझ गए आप। और इसके अलावा दो कंडीशन और होती है, फिलहाल मैं आपको एक कंडीशन और बताऊंगा, तीसरी जो कंडीशन होगी वो क्वेश्चन आएंगे लास्ट में तब बताऊंगा। सेकंड कंडीशन क्या है, कोई भी संख्या रूट के अंदर होती है ना, कोई भी संख्या रूट के अंदर होती है वो भी इरेशनल नंबर होती है। जैसे √2, √3, √5, √7, √6, ठीक है। पहले यहां 6 ले लेते हैं, √6, √7, ये सभी की सभी इरेशनल नंबर है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर आपने 2 लिखा, 3 लिखा, फिर आपने 4 क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे 4 क्यों नहीं लिखा, क्या ये इरेशनल नंबर नहीं है। देखो √4 मैंने लिख दिया, ठीक है, तो बताओ 4 का तो रूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर कहां से ये रूट रह गया, रूट तो रहा ही नहीं। तो मैंने ये कहा है जो संख्या रूट के अंदर हो। तो इससे हम एक बात समझे, ऐसा कोई भी नंबर जो रूट के अंदर हो लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसका रूट होता हो, जैसे 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25। क्योंकि जब इनका रूट आप करोगे तो इसका 1 होगा, इसका करोगे 2 होगा, इसका करोगे 3 होगा, इसका करोगे 4 होगा, इसका करोगे 5 होगा। तो जो ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो रूट के अंदर यदि कोई भी नंबर होते हैं परफेक्ट स्क्वायर को छोड़ के, ठीक है, इस टाइप के नंबर को छोड़ के कोई भी रूट के अंदर आ जाएगा तो वो कैसी संख्या होगी, कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। तो दो बात आप समझ गए, किसी के बटे में 0 आ जाए और कोई संख्या रूट के अंदर आ जाए, वो इरेशनल नंबर होती है। तो √5 कैसी होगी, इरेशनल नंबर। तो ये कह रहे हैं कि प्रूव करो, होती तो है, मैंने आपको बता दिया कि ये इरेशनल नंबर है,
लेकिन इसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर ही है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ देर के लिए हम इसको ये मानेंगे कि ये रेशनल नंबर है, हम इसको मानेंगे कि ये जो संख्या है ये परिमेय संख्या है। ठीक है, हम मान लेंगे कि ये परिमेय संख्या है। तो सुनो भाई, मान लो, ठीक है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों बताऊंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। हम यहां पे मानेंगे, यहां पे लिखोगे माना कि √5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। माना √5 परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये आपने मान लिया। ठीक है, मानना √5 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, मानना √5 परिमेय संख्या है, लेट √5 इज कैसी संख्या है, परिमेय, लेट √5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यह हमने मान लिया। ठीक है, हमने ये मान लिया कि √5 क्या है, परिमेय संख्या है, तो लेट √5 इज रेशनल नंबर। लेकिन आपको पता है परिमेय संख्या क्या होती है, ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म P/Q, ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख दो कि P/Q बराबर √5, लेकिन एक कंडीशन लगा देनी, बस यहां पे क्या कंडीशन लगा देनी है कि यहां पे A और जो B है ना, सॉरी P और जो Q है, P और Q है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, ये को प्राइम नंबर होना चाहिए, जिसे सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको पता नहीं है, अभी आपको ये लाइन नहीं पता कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ये इसको हिंदी में बोलते हैं सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, ना तो आपको ये पता है और ना ही आपको ये पता है, ये मैं बताऊंगा। तो अपना काम ये है, अपना काम ये है कि कोई भी चीज नहीं आती है तो उसके बारे में अच्छे से बताना। ठीक है, तभी तो आपके समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्वेश्चन बताने के बाद उसको दोहराना ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो सुनो, P एंड Q यहां पे क्या है, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर है। P एंड Q यहां पे क्या है, को प्राइम नंबर है। यानी कि क्या कह सकते हैं कि हिंदी वाले लिख लेंगे कि P एंड Q यहां पे क्या है, सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ये बात समझ गए आप? ठीक है, कैसी संख्या है, सहभाज्य संख्या है। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूं क्या होती है सहभाज्य संख्या, क्या होता है को प्राइम नंबर। सुनो, ऐसे कोई भी दो नंबर, जैसे कि अपने पास कोई नंबर है, ठीक है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जैसे कि एक नंबर मैंने लिखा 4 और एक मैंने लिखा यहां पे 8, तो 10 लिख दिया, 4 लिखा और 10 लिखा। देखो इसमें दो नंबर होने जरूरी हैं। अब मैं इसके लिए बता रहा हूं कि ये सहभाज्य संख्या है कि नहीं है। देखो इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ ऐसा कॉमन है जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए? बिल्कुल है। क्या है, 2। इसमें भी 2 का भाग जाएगा और इसमें भी 2 का भाग जाएगा। एक ऐसा नंबर आ रहा है जो दोनों में कॉमन है। यदि ऐसा नंबर आ रहा है तो ये को प्राइम नंबर नहीं है, ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब मैंने लिखा यहां पे 18 लिख दिया, ठीक है, और मैंने लिख दिया 27। इसमें कुछ ऐसा है जो कॉमन आ रहा है, कहोगे सर 9 कॉमन आ रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी को प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अब मैं यहां पे लिख रहा हूं 10 और 11, 10 और 11। अब बताओ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, यानी कि ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका भाग इसमें भी चला जाए और इसमें भी चला जाए, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। इसलिए कैसे नंबर होंगे, इसलिए ये को प्राइम नंबर होंगे, यानी कि सहभाज्य संख्या होगी। यहां पे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये बात है। अब सुनो, अब मैं आपसे पूछता हूं कि 34 और 51 बताओ को प्राइम नंबर है कि नहीं है? है नहीं है? नहीं है। क्यों? क्योंकि ये भी
17 से भाग जा रहा है और इसमें भी 17 का भाग जा रहा है। दोनों संख्या में 17 का भाग जा रहा है, दोनों में 17 का भाग जा रहा है, इसलिए ये सहभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन आप ये बताओ क्या ये संख्या सहभाज्य है? ये है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी का भी भाग नहीं जा रहा, मतलब कि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। समझ गए ना? तो अब इससे आप एक बात समझे, जो P और जो Q होंगे वो ऐसी संख्या होगी जिसमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मैं कह दूंगा कि भाई P में है ना 15, P में 7 का भाग जा रहा है और Q में भी 7 का भाग जा रहा है। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। P में 7 का भाग चला जाएगा तो Q में नहीं जाना चाहिए, तभी को प्राइम नंबर होगा। ये बात समझ गए? ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि यही लाइन अपने लास्ट में क्या काम आएगी। क्यों कैसे काम आएगी? क्योंकि यहां पर तो मान लेंगे को प्राइम नंबर है, यहां पे तो मान लेंगे कि सहभाज्य संख्या है। क्या मान लेंगे? सहभाज्य संख्या है। लेकिन जब इसको सोल्व करते हुए आएंगे ना तो अपने को एक रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट क्या होगा? उस रिजल्ट में ऐसा होगा, जो P है ना, देखो यहां पे √5 देखो मैंने बताया था। अपने क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे? √2 आ सकता है, √3 आ सकता है, √5 आ सकता है। ठीक है, आगे किताब में बता रहा हूं, आगे 1/√2 भी हो सकता है, 1/√3 भी हो सकता है और 1/√5 भी हो सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि देखो जरूर नहीं कि अपने किताब में जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनर वही दे, किताब से बाहर से भी दे सकता है, यदि आपको तरीका मालूम है। हाँ, पैटर्न बुक का ही होगा, बस संख्या चेंज कर देगा। तो जब ऐसे जो भी क्वेश्चन होंगे उनका तरीका सेम ही होगा। तो इसमें क्या होगा, मैंने क्यों बताया, मैंने ये जब इसको लास्ट में हम सोल्व करते आएंगे तो अपने पास एक निष्कर्ष निकलेगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन करोगे आप, ये वाला बता रहा हूं, तो निष्कर्ष ये निकलेगा, जो P है ना ये भी 5 से डिवाइड होगा, और जो Q है ना ये भी 5 से डिवाइड होगा। ये वाला क्वेश्चन करेंगे तो ठीक है, ये वाला करेंगे तो P भी 2 से डिवाइड होगा, Q भी 2 से डिवाइड होगा। ये करोगे तो P भी 3 से डिवाइड होगा, Q भी 3 से डिवाइड होगा। ये निष्कर्ष निकलेगा लास्ट में। लेकिन ये वाला करेंगे तो P जो है वो भी 2 से डिवाइड होगा। देखो बट्टे में कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला करेंगे तो P भी 2 से डिवाइड होगा, ये वाला करेंगे P और Q दोनों 3 से डिवाइड होंगे, इसमें भी दोनों होंगे, और ये वाला करेंगे तो P और Q दोनों 5 से डिवाइड होंगे। तो मैं क्या बता रहा मैं आपको कि हमें ये को प्राइम नंबर यहाँ पे मानने, यहाँ पे मान रहे हैं कि P और Q किसी से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है P और Q किसी से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जब हम सोल्व करते हुए आएंगे तो ये दोनों क्या होंगे? किसी से डिवाइड होंगे। जो सामने होगा ना 5 उसी से डिवाइड होगा बस, जो कि क्या है? अपने विरोधाभास है, कॉन्ट्रेडिक्शन हो गया, जो कि यानी कि एक विरोधाभास हो गया। ठीक है, विरोधाभास हो गया। मैं आपको बताऊंगा, फुल लाइन बताऊंगा, उसके हिसाब से हम इसको करेंगे। तो पहले मैं धीरे धीरे लेके चलता हूं, फिर जो भी स्टेप आएगी उसी के हिसाब से मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो सुनो, अब इसको क्या कर सकते हो, इस Q को इधर भेज दो। Q को इधर भेजोगे तो P = क्या हो जाएगा? √5 और Q किधर भेज दिया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसका है ना, इसका दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है, दोनों तरफ इसका वर्ग करना है। तो यहां पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे यहां पे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, यहां पे आप लिख दोगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, या आप क्या कह सकते हो, या आप कह सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हम क्या बता रहे थे कि मैं ये कह रहा था कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे इसका। देखो सबसे पहले हमने ये मान लिया P/Q = √5 आ गया, तो हमें Q को इधर ले जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो रूट की संख्या आएगी उसके साथ में Q को ले जाएंगे, फिर हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे, यानी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। हमने इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। अब देखो इधर स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? P स्क्वायर आएगा, और इधर करोगे तो क्या हो जाएगा? तो √5 का तो हो जाएगा 5 और Q का क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। इसको नाम दे देना इक्वेशन फर्स्ट। नाम देना बहुत जरूरी, काम आएगी इक्वेशन लास्ट में। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सुनो, अब आपको देखो दो तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। चलो 5 को नीचे ले आओ, पहले इक्वेशन 1 दे देना,
अब जो 5 होगा उसको किसी के बट्टे में लाना जरूरी है। हम क्या लेके आएंगे, पी स्क्वायर के बट्टे में ले आएंगे, पी स्क्वायर के बट्टे में ले आए तो क्या होगा, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा। ऐसा क्यों किया पता है? अब देखो इसका मतलब ये हुआ पी स्क्वायर को जब 5 से डिवाइड किया तो क्यू स्क्वायर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है। बताओ, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 35 में 5 का भाग दिया तो 7 आ गया, ये अपने पास इक्वेशन है, पर इसमें पूरा पूरा भाग जा रहा है तभी तो ये आया। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी स्क्वायर है ना वो 5 से 5 का उसमें भाग जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा। अब देखना यहां से मैं 2 लाइन लिखूंगा, मैं यहां पे लिखूंगा पी स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, 5 का भाग जाएगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात कह दूं कि 15 के स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा। भाई 15 के स्क्वायर में 3 का भाग जाएगा तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। इसमें 3 का भाग जाएगा तो क्या 15 में जाएगा? जाएगा। यदि किसी संख्या के स्क्वायर में जा रहा है तो उस संख्या में भी जाएगा। ध्यान रखना, यदि 15 के स्क्वायर में 3 का भाग जा रहा है तो 15 में भी 3 का जाएगा। 15 में जाएगा तभी स्क्वायर में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। समझ गए? तो सुनो, तो यहां पे लिखेंगे पी स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, अतः पी में भी 5 का भाग जाएगा, अतः पी में भी 5 का भाग जाएगा, पी में भी 5 का भाग जाएगा। कैसे? समझ गए ना? पी स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई 5। पी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई 5। पी स्क्वायर इज डिवाइडेबल बाई 5, यानी पी स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा है, पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है। जब पी स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो पी भी 5 से डिवाइड होगा, अभी मैंने बताया था। तो यहां पे लिखेंगे पी आल्सो इज डिवाइजेबल बाई 5। ये बात समझ गए? ये बात हम समझ गए कि इसको आप नाम देना चाहो तो दे दो इक्वेशन 2, ठीक है? इसको जो अपना आइए जो लैंग्वेज है ना, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2। जो लैंग्वेज आई है इसको इक्वेशन 2 नाम दे दिया। तो मैं फिर से बता दूं जो मैंने बताया, सबसे पहले √5 आया था, उसको हमने रैशनल नंबर माना। रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू में होता है, पी अपॉन क्यू इक्वल टू √5, ठीक है? हमने माना इसको परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या होती है पी अपॉन क्यू के रूप में। ये क्या है? कोप्राइम नंबर है। ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। कोप्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या कोप्राइम नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, वो मैं बता चुका। क्यू को इधर हम भेज देंगे, इससे मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ इसका वर्ग करेंगे, दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर कर दिया तो देखो पी का तो पी स्क्वायर हो जाएगा, 5 का 5 क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 5 हम इसके बटे में ले आए तो इसका मतलब हुआ कि पी स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर में जाएगा तो पी में भी 5 का भाग जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि पी स्क्वायर इज डिवाइजेबल बाई 5। पी स्क्वायर है वो 5 से डिवाइजेबल हो रहा है, तब क्या होगा, पी आल्सो इज डिवाइजेबल बाई 5। पी भी 5 से डिवाइड होगा, पी भी 5 से डिवाइजेबल होगा। तो ये बात समझ गए? ये आधा काम हो गया। इसके आगे आप इसको वीडियो यहाँ पे नोट कर लो, वीडियो को रोको और यहां तक एक बार नोट कर लो, क्योंकि उसके बाद अभी और होगा। नोट कर लिया? अब सुनो, अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं। पी में जैसे कि हमने 5 से डिवाइड किया, ठीक है? तो डिवाइड तभी होता है जब रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। डिवाइड तभी होता है जब रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। तो हमने माना कि यहां पे क्या आ रहा है, जो इसका भागफल है, भागफल क्या है, आर आ रहा है। रिमाइंडर यानी शेषफल क्या आ रहा है, इसका 0 आ रहा है। शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब तो ये p है ना, तो वो p 5 से डिवाइड हो रहा है, तो p को आप ये लिख सकते हो 5r लिख सकते हो। क्यों? कि p देखो 5 से डिवाइड हो रहा है। मान लो r क्या आ रहा है,
इसका क्यूटेंट आर है, वैसे क्यू मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पे आर मान लेंगे, ठीक है। तो P इक्वल टू क्या आया, 5R आ रहा है, तो P बराबर 5R लिख देंगे, ठीक है। P बराबर 5R लिखेंगे। आगे मैं इसको साफ कर रहा हूं, ठीक है, आप ध्यान रखना। इक्वेशन 1 यहां तक मैं साफ कर देता हूं, जहां से इक्वेशन 1 है उसके ऊपर का। अब सुनना, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिख रहा हूं P बराबर 5R लेने पर या लिखने पर, ठीक है। P बराबर 5R लेने पर, समझ गए। इंग्लिश में क्या लिख सकते हो, इंग्लिश में इसको लिख सकते हो टू टेक P इक्वल टू 5R, ये आप इसको लिख सकते हो। यानी P बराबर हमने 5R ले लेंगे, बता दिया क्यों लेंगे, क्योंकि P में क्या हो रहा है, 5 का भाग जा रहा है, R टाइम भाग गया, तो यानी R पर भाग जा रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, तो P बराबर 5R लिख देंगे। अब सुनो, जो इसके बाद क्या वही काम यहां पे करना है, ध्यान रखना, जो इक्वेशन 1 के बाद क्या वही काम सेम होगा यहां पे। अब क्या करेंगे, इसका हम जो ये आया है P बराबर 5R आया है, इसका हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। वही लाइन लिखनी है सेम, क्या लाइन लिखोगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब इसका दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यानी इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ हमने। अब सुनो कैसे करोगे, P का तो क्या हो जाएगा, P स्क्वायर हो जाएगा, 5 का क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और R का क्या हो जाएगा, R स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इक्वेशन नाम दे दो 3, इसको क्या नाम दे दो, इक्वेशन 3। यहां तक बात समझ गए। अब देखो इक्वेशन 1 और 3 को कंपेयर करो। इक्वेशन 1 है वो भी P स्क्वायर के इक्वल है, और इक्वेशन 3 भी P स्क्वायर के इक्वल है। जब ये दोनों P स्क्वायर होंगे तो हम ये दोनों इक्वल रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं ना, हम इसको रख सकते हैं इक्वल। तो कैसे, अब देखो यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। जैसे कि देखो A B के बराबर है, ठीक है, और A C के बराबर है, A B के बराबर है और A C के बराबर है। इसका मतलब ये होगा B और C भी आपस में क्या होंगे, समान होंगे, समझ गए। तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से। और इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 3 से, यानी कि इसको कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। तो समीकरण 1 व 3 से क्या होगा, अब इसको साफ कर रहा हूं नीचे वाले को, ठीक है। तो समीकरण 1 P स्क्वायर के बराबर, इसमें तो 5Q स्क्वायर, इसमें 25R स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे ना, तो 5Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25R स्क्वायर। और मैं इसको साफ कर देता हूं, मैं इसको साफ कर देता हूं। अब सुनो क्या होगा, अब इसके बाद आप देखोगे कि देखो 5 का इसमें भाग जा रहा है, यानी 25, 5 से काटा 1, इसको 5 से काटा 5, तो 5 का आएगा बट्टे में आएगा, तो हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या आ गया, R स्क्वायर आ गया। बात समझे नहीं समझे, ये आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, अब वही कहानी लिखनी है, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं क्योंकि मैं अभी इसी में लिख दूंगा। अब जब भी देखो, इससे पहले अपना आया था P स्क्वायर बटे 5 आया था, जब P स्क्वायर बटे 5 आया था तो हमने कहा था कि P स्क्वायर बटे 5 आया, इसका मतलब था कि P स्क्वायर में 5 का भाग जा रहा था, अतः P में भी 5 का भाग जा रहा था, ठीक है। लेकिन अब यहां पे Q स्क्वायर आ गया, अब सेम लाइन इसी के लिए लिखनी है कि अब Q स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा। यहां तक आपने उतार लिया था, यहां तक आपने उतार लिया था, फिर आपको यहां से उतारना था, ठीक है। तो मैं अब लिख रहा हूं Q स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, तो मुझे यहीं पे चेंज कर देता हूं, Q स्क्वायर में 5 का भाग जाएगा, अतः Q में भी 5 का भाग जाएगा।
अतः क्यू स्क्वायर इंग्लिश में क्या होगा, क्यू स्क्वायर इज डिवाइडेबल बाय 5, अतः क्यू आल्सो इज डिवाइडेबल बाय 5 और इसको इक्वेशन नाम दे देंगे 4। अब ये बात आप अच्छे से समझो, फिर से मैं सारी बात बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले हमने क्या किया था कि जो √5 आया उसको हमने रैशनल नंबर माना और उसको हमने माना था P/Q। फिर हमने क्या किया कि या P/Q इधर मान लो, इधर माना था, बात वही है। फिर हमने Q को इधर भेजा, Q को इधर भेजा तो P बराबर आया √5Q, ये आया था। फिर मैंने दोनों तरफ इसका स्क्वायर किया यानी कि वर्ग किया तो ये आया P² और ये आ गया 5Q²। फिर मैंने 5 को बट्टे में भेजा था, 5 बट्टे में आया तो इसका मतलब ये हुआ कि P² में 5 का भाग जाएगा, ठीक है, P² में 5 का भाग जाएगा, मैंने ऐसे लिखा था। अतः P में भी 5 का भाग जाएगा, P² इज डिवाइडेबल बाय 5, अतः हेंस Q P आल्सो इज डिवाइडेबल बाय 5 ऐसे मैंने लिखा था और उसको इक्वेशन 2 मैंने नाम दिया। फिर मैंने क्या किया, P में 5 का यानी 5 से डिवाइड हो रहा है तो P = 5R हम लिख सकते हैं, ये हमने लिखा। तो दोनों तरफ इसका भी स्क्वायर किया तो P² = 25R² आया, P² बराबर 25R² आया। तो आपने देखा इससे पहले एक समीकरण थी, वहां पे P² बराबर 5Q² आ रहा था समीकरण 1 में और समीकरण 3 में ये आ रहा है। तो समीकरण 1 और 3 से 25R² को 5Q² के बराबर रख दिया तो क्या हुआ, 5 इधर से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 इधर कटा तो इधर 5 आया, 5 इधर बटे में आ गया। तो अब वही पहले वाली कंडीशन आ गई कि अब जब P² में 5 का भाग जा रहा था अब Q² में 5 का भाग जाएगा, ये लाइन मैंने क्यों बताई। अब आप इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को एक साथ पढ़ो। इक्वेशन 2 में तो यह है कि P में 5 का भाग जाएगा, इक्वेशन 2 से P में 5 का भाग जा रहा है और इक्वेशन 4 से Q में 5 का भाग जा रहा है, वो है ना। जब P² बटे में 5 आया था तो इसका मतलब ये था P में 5 का भाग जा रहा था, अब Q² बटे 5 आया मतलब Q में 5 का भाग जा रहा है। ले तो यार गलत बात होगी, क्यों, हमने तो शुरुआत में ये माना था कि को-प्राइम नंबर है। को-प्राइम नंबर का मतलब है कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, लेकिन यहां पे तो देखो P और Q में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, बस ये आते ही अपना आंसर आ गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, इसको नोट करें, वीडियो को रोके और इसको नोट करें। आगे बस 2 लाइन लिखनी है, एक बार मैं बोल देता हूं क्या लाइन लिखनी है, मैं लिखवाऊंगा अभी। पहले तो ये लिखोगे कि P और Q दोनों में 5 का भाग जाएगा, जो क्या है, विरोधाभास है, ठीक है, जो क्या है, हमने विरोधाभास है यानी कि उल्टा आ रहा है, मानना कुछ था और उसके विपरीत आ रहा है। विपरीत आ रहा है तो हम कह देंगे कि √5 कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जब आप दोबारा करोगे, खुद सोल्व करोगे तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसको नोट कर लिया होगा, मैं इसको साफ करता हूं और यहां पे आगे लिखता हूं। अब क्या हो जाएगा, देखो इक्वेशन 2 और 4 को अच्छे से देखो। इक्वेशन 2 में था कि Q में भी, इक्वेशन 2 में था कि P में भी 5 का भाग जाएगा, ऐसा कुछ था, P में भी 5 का भाग जाएगा, ठीक है, यानी कि P आल्सो इज डिवाइडेबल बाय 5 ये था। इसमें Q में भी 5 का भाग जाएगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इक्वेशन 2 और 4 से ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दोनों में 5 का भाग जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम यानी कि समय पहले हिंदी में लिख देता हूं कि समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से P व Q दोनों में 5 का भाग जाएगा, दोनों में 5 का भाग जाएगा। इक्वेशन 2 और 4 से क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इंग्लिश में ऐसे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, 2 एंड 4 से क्या होगा कि P एंड Q
P एंड Q बोथ, जो दोनों है ना ये के, बोथ आर डिवाइजेबल बाई 5। देखो मानना हमने शुरुआत में क्या था, हमने शुरुआत में ये माना था कि P अपॉन Q इज इक्वल टू रूट 5 और P और Q यहां पे क्या था, को प्राइम नंबर थे जो कि सहभाज्य संख्या होती है। ये हमने शुरुआत में माना था, ठीक है, ये हमने शुरुआत में माना था। लेकिन यहां पे तो क्या आ रहा है कि दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो अपना आंसर आ गया, समझ लो। बस जो हमने माना था ये उसके विपरीत आ रहा है, तो हम लिखेंगे जो, अब इसको साफ कर, अब ये कोई काम का नहीं है, ये आपने उतार लिया था, मैं अब यहां पे कर रहा हूं, जो मोस्ट लाइन उसी से आंसर आएगा। जो कैसा है, विरोधाभास लिख देंगे, यह है विरोधाभास है, यह विरोधाभास है, ठीक है। क्या होता है विरोधाभास, कॉन्ट्रेडिक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रेडिक्शन क्या होता है, विरोधाभास होता है। मैं पूरा लिख पाऊंगा, यह क्या है, कॉन्ट्रेडिक्शन है, विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना के विपरीत 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 है। अतः रूट 5 कैसा नंबर होगा, अतः रूट 5 कैसा नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगी। अतः रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी। बस इसी से आंसर आ गया अपना कि भाई जब P और Q दोनों में 5 का भाग जा रहा है, जो कि हमने ऐसा नहीं माना था, तो क्या ये विरोधाभास है, जो हमारी कल्पना के विपरीत है। अतः रूट 5 अपरिमेय संख्या होगी। इंग्लिश में अब इस लाइन कैसे लिखेंगे कि इट इज, क्या है विरोधाभास, तो क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रेडिक्शन, कॉन्ट्रेडिक्शन, इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन विच इज क्या है, कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेजन, विच इज कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेजन। इमेजन मतलब जो हमने मानी कल्पना, इमेजन जो हमने इमेजन की थी उसके क्या है, कॉन्ट्रेरी, यानी उसके विपरीत है। विच इज कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेजिनेशन, या इमेजिनेशन कह दो, जो अपनी इमेजिनेशन थी उसके क्या आया, ये विपरीत आ रही है, अपोजिट आ रही है। ये लाइन हमने लिख दी, इट इज कॉन्ट्रेडिक्शन विच इज कॉन्ट्रेरी टू आवर इमेजिनेशन, हैंस, इसलिए क्या हो जाएगा, हैंस रूट 5 विल बी, कैसा नंबर होगा, विल बी इरेशनल नंबर, विल बी इरेशनल नंबर। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो जब क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, मैं बता देता हूं, जब क्वेश्चन इस टाइप के आ जाए, 6 क्वेश्चन मैंने आपको बताए थे, रूट 2 आ जाए, रूट 3 आ जाए, रूट 5 आ जाए, या फिर 1/√2 आ जाए, 1/√2 आ जाए, 1/√3 आ जाए, 1/√5 आ जाए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से ही करना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आ सकता है, कैसा, ऐसा ना आके, ऐसा ना आके क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसके गुणा मिलेगा, 2√5 ऐसा मिल जाए, 3√7 ऐसा मिल जाए, मल्टीप्लाई में ना मिलके आपको डिवाइड में भी मिल सकता है, ठीक है, √5/7, √3/5, या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड में ना मिलके आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट में मिल सकता है। ऐड सब्ट्रैक्ट में कैसे मिल सकता है, देखो √5 + 3, ठीक है, √3 - 7। तो जो मैं ये बात बता रहा हूं, जो ये नंबर लिखे हैं, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो वो होंगे सिंपल तरीके से, उसमें अपने को ये नहीं मानना पड़ेगा,
उसमें अलग तरीके से होंगी, वो होते हैं सिंपल वाले, बिल्कुल सिंपल वाले। लेकिन जो 6 नंबर बताए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से करने पड़ेंगे। तो इसको आप नोट कीजिए, ठीक है, कंटिन्यू तरीके से नोट करो आप इसको, फिर हम कराते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। हाय स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे कि मैंने अभी इससे पहले मैंने आपको थ्योरम कराई थी और मैंने बताया भी था थ्योरम 2.4, 2.5 और 2.6 बिल्कुल एक जैसी है। तो देखो इसमें क्या होता है, रूट 2 को करना होता है, इसमें रूट 3 को करना होता है, और हमने क्या था इसमें रूट 5 वाले को हमने कर दिया। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लोगे, ठीक है। ये तो वो हो गए थ्योरम हो गए। और क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, आपकी किताब में तो एक ही क्वेश्चन है 1/√2 वाला, लेकिन मान लो एग्जाम में आ भी जाए 1/√3 का आ जाए, 1/√5 का आ जाए, तो इस टाइप के यदि क्वेश्चन आते हैं तो भी हमें इसी तरीके से करने पड़ेंगे, ठीक है। अंतर क्या होता है, अंतर यह होता है जब आप इसको P/Q मानते हो, ठीक है, क्या मानते हो, P/Q मानते हैं, तो अंतर ये होगा जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो पहली तो एक इक्वेशन आएगी उसमें ये होगा कि P में भी 2 का भाग जाएगा, दूसरी में आएगा Q में भी 2 का भाग जाएगा। जैसे ये वाला क्या था, पहले आया था P में 5 का भाग जाएगा, फिर आया था Q में 5 का भाग जाएगा। लेकिन जब बट्टे में √2 होगा थोड़ा उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, पहले Q में भाग जाएगा, ठीक, रूट में बटे यानी कि जो रूट वाली संख्या वो बटे में आ गई, इसलिए क्या होगा पहले जो इक्वेशन आएगी वो आएगी Q में 2 का भाग जाएगा, फिर P में 2 का भाग जाएगा। 3 वाला आ गया, पहले Q में जाएगा बाद में P में जाएगा। तो आप समझ गए हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो वो तो होते हैं P/Q मान के, ठीक है, को प्राइम नंबर लेके। लेकिन जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, दूसरा टाइप क्या होगा, कुछ मल्टीप्लाई मिलेगा, जैसे 7√5 आपको दिख रहा है, ठीक है, 7√5, 5√3 आ जाए, 2√6 आ जाए, इस टाइप क्वेश्चन आ जाए, या मल्टीप्लाई में ना होके ऐड सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है, ऐसे आ जाए या फिर ऐसे आ जाए, इसमें +3 आ जाए, -2 आ जाए, +7 आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो किस टाइप से होते हैं, वो अलग टाइप से होते हैं, और ये सिंपल पढ़ते हैं। ये वाले जो टाइप बताइए, एक 7√5, 5√3, 2√6, 3 ये हो गई, 3 ये क्वेश्चन बता दी मैंने। इस टाइप क्वेश्चन इजी होते हैं। कैसे करते हैं देखो, मैं क्या कराऊंगा इस वीडियो में, आपको एक थ्योरम होगी, एक एग्जांपल 1 कराऊंगा और एक एग्जांपल में आपको 2 करा दूंगा। इससे क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा किस टाइप से सवाल होंगे। उसके बाद हम फिर अपनी जो एक्सरसाइज है 2.3 हम वो करेंगे। तो देखो सबसे पहले जो हमने उसमें क्या था, पहली लाइन तो सेम है, पहली लाइन तो सेम है। पहली लाइन सेम क्या है, पहली लाइन ये सेम तो हमें लिखनी पड़ेगी कि हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। लेकिन हम उल्टा मानेंगे, हम ये मानेंगे कि मानना कि ये परिमेय संख्या है, ये हम मानेंगे। कोई भी सवाल आ जाए इस टाइप का, पहली लाइन हमें ये लिखनी है, क्या, माना 7√5 परिमेय संख्या है, माना 7√5 परिमेय संख्या है। और इंग्लिश में कैसे लिख दोगे कि लेट 7√5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। हम ये इमेजिन कर लेंगे कि जो 7√5 है वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। यहां तक बात समझ में आ गई। जब रेशनल नंबर मानते तो आपको पता है कि P/Q के बराबर होते हैं। तो P/Q इक्वल टू क्या आ गया, 7/5, 7√5 आ गया। अब यहां पर हम लिखते थे P&Q को प्राइम नंबर है, तो इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब ओनली √2 आएगा, ओनली √3 आएगा, ओनली √5 आएगा, उन्हीं क्वेश्चनों में लिखने की आवश्यकता है। जब इन रूट की संख्या कुछ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर इनमें क्या हो सकता है, तो इनमें क्या, इनमें अपना टारगेट ये रहेगा कि रूट की संख्या छोड़ के सभी को इधर ट्रांसफर करना है। इसे मान लो यहाँ पे -2 और हो जाता तो पहले हम इधर 2 को भेजते,
प्लस 2 हो जाता, फिर 7 को बटे में भेज देते। कि फिर इन कहने का मतलब है इधर अपने को रूट की संख्या को अकेला करना है, उसको साथ जो भी है उन सभी को अपनी तरफ लिया हो भाई। 7 इधर क्या है, गुणा में इधर आके बटे में हो गया, तो P अपॉन Q था, 7 इधर बटे में आएगा, तो इधर गुणा में इधर बटे में आ गया, बटे में आकर बराबर क्या बच गया, रूट 5 बच गया। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसके गुणा में, तो बस इतना ही करना है। अब इससे अपना आंसर आएगा कैसे, देखो P अपॉन Q आपको पता है परिमेय संख्या है, और जब 7 का इसमें भाग देंगे तो भी ये परिमेय संख्या आ जाएगी, ठीक है। या मैं बोलूं P अपॉन Q रैशनल नंबर है, 7 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। लेकिन रूट के अंदर कोई संख्या होती है तो वो कैसी नंबर होती है, अपरिमेय संख्या। वो कैसा नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो आप देख रहे हो बराबर के इधर तो परिमेय संख्या है और बराबर के इधर अपरिमेय संख्या है, यानी बराबर के इधर तो कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, और बराबर के इधर तो रेशनल नंबर है और इधर इरेशनल नंबर है, जो कि असंभव है। तो ये लाइन आप लिखो, आप लिखोगे यहां P अपॉन 7Q कैसा नंबर है, P अपॉन 7Q परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि रूट 5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये बात समझ गए कि यहां जो है P अपॉन जो ये 7Q आ रहा है ये परिमेय संख्या है और ये अपरिमेय संख्या है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि बराबर के इधर कुछ है, बराबर के इधर कुछ है। ध्यान रखना, यदि बीच में बराबर का निशान है तो इधर परिमेय होगी तो इधर वाली भी परिमेय होगी, इधर वाली सम संख्या है तो इधर वाली भी सम होगी, इधर विषम है तो इधर भी विषम होगी। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या है, जबकि ये अपरिमेय संख्या है। यह है जो क्या है, असंभव है, जो असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अतः जो ये संख्या है अपनी 7 रूट 5 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। बात समझे कि नहीं समझे, तो इंग्लिश में कैसे समझोगे, यहां तक आपकी बात समझ में आ गई कि ये वाली इरेशनल नंबर, ये वाली रैशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर है। तो आप लिखोगे यहां पे कि हेयर P अपॉन 7Q इज कैसा नंबर है, इज रैशनल नंबर, इज रैशनल नंबर, जबकि यानी कि बटे रूट 5 कैसा नंबर है, बट रूट 5 इज इरेशनल नंबर, इज इरेशनल नंबर। देखो P अपॉन 7Q रैशनल नंबर है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इक्वल के इधर कुछ मिले इधर कुछ मिले, सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। तो क्या हो जाएगा, हैंस 7 रूट 5 विल बी इरेशनल नंबर। इसी के साथ क्या होगा, अपने क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अपने पास यही तो करना था, अपने को यही बताना था कि ये कैसा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दूं कि सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे कि ये जो नंबर है ये कैसा नंबर है, परिमेय संख्या है। सबसे पहले बताएंगे कि 7 रूट 5 परिमेय संख्या है, यानी कि 7 रूट 5 रैशनल नंबर है। ये बात हम बता देंगे, सबसे पहले ये बता दी। उसके बाद हम P अपॉन Q के बराबर मानते हैं रैशनल नंबर को, तो हमने P अपॉन Q के बराबर माना। अब अपना टारगेट ये रहेगा कि रूट की संख्या को अकेली छोड़ दो, बाकी को इधर ट्रांसफर कर दो। तो 7 को हम इधर ले आए, तो 7 कहां गया, 7 बटे में आ गया। अब देखो ये वाली तो है कैसी संख्या, अपरिमेय, और ये वाली है परिमेय। तो आपको ये लिखना है ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। और ऐसा असंभव है तो हम कह देंगे कि 7 रूट 5 कैसी संख्या हो जाएगी,
अपरिमेय संख्या, यानी हम कह देंगे ये रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इक्वल के दोनों तरफ सेम हो, इसलिए कह देंगे कि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसके बाद हमने कहा था मैं 2 एग्जांपल कराऊंगा, इसको आप नोट करें, एग्जांपल 1 को, इसके बाद मैं सेकंड एग्जांपल कराता हूं, फिर हम मिलेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। हाय दोस्त, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये एनसीईआरटी का तो सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन ये जो आरबीएससी है उसका एग्जांपल सेकंड है। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन सेकंड है और आरबीएससी का एग्जांपल सेकंड है। तो एनसीईआरटी आरबीएससी में कुछ डिफरेंस नहीं होता है, जो आरबीएससी का एग्जांपल है वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है, और जो एनसीईआरटी का एग्जांपल है वो आरबीएससी का क्वेश्चन होता है। इसलिए सभी के एग्जांपल क्वेश्चन पढ़ लिए तो आपके दोनों बुक एक साथ कंप्लीट हो जाएगी। अब सुनो आगे क्या करना है अपने को। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि सुनो 2 टाइप क्वेश्चन होते हैं। एक होता है 1/√2 वाला, जैसे कि √2, √3, √5। एक होता है 1/√2, 1/√3, एक होता है 1/√5। ये जो क्वेश्चन होता है इनका होता है एक तरीका, ये सेम तरीके से होते हैं, ये क्वेश्चन सेम तरीके से होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं मैं। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि 3 + 2√5, ठीक है, √7 - 2, यानी इनके या तो कुछ प्लस में आए या फिर माइनस में आए। जैसे या तो इनके गुणा में आ जाए 7√5, 3√2, या ये आ जाए, या भाग में आ जाए √7/3, √8 छोड़ो 8 भी हो सकता है वैसे, √11/4। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो सिंपल तरीके से होते हैं। तो ये जो वाला है इस टाइप का ही है। इसमें क्या होता है सुनो, इसको हम क्या मानेंगे, इस पूरे नंबर को मानना सभी में एक ही बात है, सभी में एक ही बात मानना सबसे पहले, कि जब भी आपसे ये बोले कि इसको सिद्ध कीजिए कि ये अपरिमेय संख्या है, ये आपसे बोल रहे कि इसको प्रूव करो कि इरेशनल नंबर है, पहली लाइन तो सभी में सेम होगी। वो लाइन क्या होगी, वो लाइन ये होगी, सुनो माना, वो लाइन सभी में लिखनी है, लाइन पहली लाइन तो माना जिसको भी करवा रहा है वो 3 + 2√5 कैसी संख्या है, परिमेय संख्या, बस उल्टी मान लेंगे हम, ठीक है ना, परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे, लेट 3 + में 2√5, 3 प्लस में जो भी होगा 3 + 2√5 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, ये जो लगा दो ना, इज रैशनल नंबर। अब सुनो, ये पहली लाइन तो सेम लिखनी है, पहली लाइन सेम लिखनी है, और आपको पता है पहली लाइन के बाद वाली भी लाइन सभी में सेम होगी। क्यों, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो होता है P/Q के रूप में। किस रूप में होता है, P/Q के रूप में। तो हम लिखेंगे P/Q = आ जाएगा 3 + में 2√5, ये अपने पास निकल के आ गया। अब क्या करना, देखो आपने बताओ, आपने P/Q को क्या मानना है, बताना, रैशनल नंबर मानना है ना, क्या मानना है, रैशनल नंबर। यदि मैं रैशनल नंबर में से कोई रैशनल नंबर जोड़ूंगा, या परिमेय संख्या है, आपने इसको परिमेय संख्या मानना है, इस परिमेय संख्या में यदि मैं परिमेय संख्या जोड़ूंगा तो परिमेय संख्या ही आएगी। रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ूंगा तो रैशनल नंबर ही आएगा, या इसमें घटाऊंगा तो भी रैशनल नंबर ही आएगा। तो सुनो, मैं 3 को मैं इधर भेज दूं, 3 को मैं इधर भेज दूं, तो P/Q प्लस का तो माइनस का 3 होगा, -3 = क्या बचेगा, 2√5। ठीक है, अब मैं 2 को बट्टे में लेके आ रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो P/Q -3/2 = क्या बच गया, √5 बच गया। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अपना टारगेट क्या रहेगा, अपना टारगेट ये रहना चाहिए, जो भी यहां पे नंबर है इसमें रूट वाली को छोड़ के, जो भी यहां पे नंबर है इसमें रूट वाले को छोड़ के सभी को ट्रांसफर करना है, टारगेट ये रहेगा। मैंने कहा, तो हम क्या बता रहे थे आपको, ये बता रहे थे कि देखो
ये पूरा का पूरा, पहले मैं टारगेट वाली बात कर रहा था कि अपना टारगेट ये रहना चाहिए, यहां पे जैसे कुछ भी नंबर है, यहां पे 7√5 आ गया हमारा, है इसको प्रूव करो, तो अपना टारगेट ये है कि रूट वाली संख्या को छोड़ के सभी को इधर ट्रांसफर करना है। तो √5 को छोड़ के 7 को इधर ट्रांसफर कर देंगे। इसमें देखो पहले हमने 3 को किया क्योंकि प्लस वाला होगा, फिर हमने 2 को कर दिया। तो अपना टारगेट ये था कि यहाँ पे अब √5 को अकेलापन का महसूस कराओ, √5 को अकेला कर दो, और आपने वही काम किया, अकेला किया। अब इससे क्या होगा, इससे अपना आंसर आएगा। आंसर कैसे आएगा, अब मुझे आप एक बात बताओ, P/Q रेशनल नंबर था, -3 घटाया रेशनल नंबर है, 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल नंबर आएगा। तो ये जो पूरा है, ये पूरा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, यानी कि ये पूरा परिमेय संख्या होगी। P/Q परिमेय संख्या थी, 3 घटाया वो भी परिमेय संख्या है, 2 का भाग देंगे वो परिमेय संख्या आएगी, ये पूरी परिमेय संख्या है। लेकिन बराबर में देखो क्या है, बराबर में √5, और आपको पता है रूट के अंदर कोई भी संख्या होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय, वो होती है इरेशनल नंबर। अब बताओ ऐसा कभी हो सकता है कि बीच में बराबर का निशान है, लेकिन कह रहा है इधर तो है परिमेय संख्या, इधर है अपरिमेय, इधर है रेशनल नंबर, इधर है इरेशनल नंबर। ऐसा तो कभी होगा ही नहीं। जब बीच में बराबर का निशान है तो संख्या भी सेम होगी। रेशनल है तो इधर रेशनल तो इधर भी रेशनल ही होना चाहिए, इधर इरेशनल तो इधर भी इरेशनल ही होना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे P/Q -3/2। ये पूरा नंबर क्या है, यह क्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या है, यह परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या लिखोगे कि इट इज रेशनल नंबर, या P/Q -3/2 इज रेशनल नंबर। ठीक है, इज रेशनल नंबर, कि P/Q -3/2 कैसा रेशनल नंबर है। पता है ना आपको, ये पूरा रेशनल नंबर है, ये पूरी परिमेय संख्या है, लेकिन ये कैसी संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या। बट √5 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यानी कि √5 इज इरेशनल नंबर, √5 इज इरेशनल नंबर। ये बात हमने लिख दी। क्या लिखा हमने कि ये तो परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है, यानी ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। जो देखो ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, तो हम लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल, यानी कि ऐसा संभव ही नहीं है, ऐसा संभव नहीं है कि बराबर के इधर पूछो इधर पूछो। तो हम लिखेंगे यह असंभव है, यह असंभव है। अतः जो भी अपने पास नंबर था 3 + 2√5, अतः 3 + 2√5 कैसी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, जो कि क्या है, यह असंभव है, अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या होगी, यानी कि हम लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, इट इज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है, अतः हैंस 3 + में 2√5, 3 + 2√5 विल बी कैसा नंबर, इरेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। देखो मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है, लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आए। क्या हमने लिखा कि यह असंभव है कि बराबर के इधर तो कैसा नंबर आ रहा है, बराबर के इधर परिमेय, इधर अपरिमेय आ रहा है, इसलिए यह असंभव है, अतः 3 + 2√5 अपरिमेय संख्या होगी। हमने क्या माना कि इक्वल के इधर रेशनल नंबर आ रहा है, इधर इरेशनल नंबर आ रहा है, इसलिए इट इज इम्पॉसिबल, यह इम्पॉसिबल है, हैंस 3 + 2√5 विल बी इरेशनल नंबर। तो मैंने आपको कहा था ना,
जब ऐसी संख्या नहीं होगी, क्वेश्चन ये वाला नहीं होगा, ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, रूट 2 रूट 3 रूट 5 या 1/√2 1/√3 1/5, इस टाइप के 6 क्वेश्चन नहीं होंगे तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हो जाएंगे। अब आपको लग रहा है ना पहले वाला टफ था, ये वाला इजी है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, P/Q के बराबर ये संख्या मान लेनी है, बस रूट वाली को छोड़ के सभी को ट्रांसफर कर दो, कर दोगे। करने के बाद देखोगे कि ये वाला तो होगा परिमेय संख्या रैशनल नंबर, रूट वाली संख्या होगी वो होगी अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर, और अपना आंसर आ जाएगा। इसके बाद समझ में आ गया ना, इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको आप वीडियो को रोके और इसको अच्छे से आप नोट करें।